एवरीवन, वेलकम टू जीएस एजुकेशन क्लासेस। माय नेम इज़ गीता। आज डिस्कस करेंगे ईवीएस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि ऑनलाइन पेपर पर आधारित हैं। और ऑनलाइन का पेपर जो है, अगर आप लोगों को अपना कॉन्सेप्ट को चेक करना है कि आपकी प्रैक्टिस आपके कॉन्सेप्ट कितना समझ में आया, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए। और यहाँ पर मैं डेली जो है कोशिश रहती है कि 2 क्लासेज जो है आप लोगों की प्रैक्टिस के लूँ। तो अगर मेरे साथ प्रैक्टिस करना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी मैं वीडियो डालूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके और आप जो है अपने आप को चेक कर सके कि आपका कॉन्सेप्ट जो है कितना क्लियर हो पाया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। 1 मिनट। हाँ, जो इससे पहले जो है मैं 76 मतलब कि इससे पहले आपको मैंने जो है कितने 60 से लेके 75 तक क्वेश्चन करवा दिए थे। आज 76 से लेके पूरा आपको जो है 90 तक का करवाऊंगी। तो वो जो क्वेश्चन हम देखते हैं। जो 76 क्वेश्चन है वो है, कक्षा में हमारा भोजन नामक अध्याय को पढ़ाते समय शिक्षक जोसेफ जो है विद्यार्थियों से आपस में चर्चा करने को कहते हैं, मतलब डिबेट, आपस में जो है बातचीत करने को कहते हैं। उन्होंने कल क्या खाया था। कहने का मतलब है क्लास थर्ड में हमारा भोजन नामक जो है एक टॉपिक है, जिसको अध्यापक क्लास में पढ़ा रहे हैं। और वो बच्चों को कहते हैं कि बच्चों आपस में चर्चा करो कि आप लोगों ने क्या खाया। ठीक है, इस चर्चा का क्या उद्देश्य है? अपने साथियों को साझा करना कि उन्होंने क्या खाया, नहीं, ये नहीं बताना कि किसने क्या खाया, उनका ये उद्देश्य नहीं है। भोजन की विविधता और पहलुओं को साझा करना कहीं ना कहीं सही बात है, क्योंकि क्लास में डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। अलग अलग जगह से अलग अलग बच्चे आते हैं और अलग अलग तरह का लोगों का भोजन होता है। तो इसके बारे में कहीं ना कहीं वो बताना चाहते हैं। आगे कुछ जो ऑप्शन देख लेते हैं। संतुलित आहार क्या है, इसकी चर्चा नहीं। साझा करना कि क्या खाना सामान्य है, ऐसा नहीं है। अध्यापक का उद्देश्य है कि हमारा भोजन पाठ पढ़ा रहे हैं तो वो बच्चों को जो है डाइवर्सिटी के बारे में बता सके कि अलग अलग स्टेट में या अलग अलग प्रकार के लोग जो है क्या क्या खाते हैं। सभी लोग जो हैं सभी लोगों का जो इंटरेस्ट अलग होता है, खानों के कितने प्रकार हैं, इसकी विविधता को बता सके। तो यहाँ पे भोजन की विविधता के पहलुओं को साझा करना, जो ऑप्शन जो है सेकंड करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 77 में क्या है, कक्षा 4 5वां अध्याय अनीता एवं मधुमक्खियां में अनीता कुशवाहा नाम की एक लड़की की सच्ची कहानी। कहने का अर्थ है कि क्लास 4 की जो बुक है उसमें जो है 5th चैप्टर में अनीता और मधुमक्खियों के बारे में बताया गया है, जो कि अनीता के बारे में एक सच्ची कहानी बताई गई है, जिसमें उसको एक बालिका सितारा, एक उभरता हुआ सितारा के रूप में जो है दिखाया गया है। इस प्रकार की पहल का सर्वाधिक उद्देश्य क्या है? यह दर्शाना कि लड़कियां कैसे खुश होती हैं, उनको प्रोत्साहन करने पर अत्यधिक बल देना, नहीं। ये दिखाना नहीं कि लड़कियां कैसे खुश होती है, क्योंकि उस चैप्टर में दिखाया गया अनीता कितनी जो है मधुमक्खी पालन के लिए कितनी कोशिश करती है, जो काम इतना कठिन होता है वो कैसे उसको सीखती है और कैसे करती है। तो ये नहीं कि लड़कियों को प्रोत्साहन करने पर अधिक बल देना, क्योंकि प्रोत्साहन की सबको आवश्यकता होती है। यह दर्शाना कि नारी शक्ति मतलब बालिका शक्ति किस प्रकार जो है आगे बढ़ने में किस प्रकार गतिशील है, समानता और सशक्तिकरण को प्रदर्शित करती है। जो वो काम करती है वो जो है एक इक्वालिटी और एक क्या बोलते हैं एम्पावरमेंट को दर्शाता है। ठीक है, दर्शाना कि किस प्रकार लड़कियां अनभिज्ञ होती हैं, किस प्रकार अलग होती है, नहीं, कोई भी अलग नहीं है, सब समान है, बल्कि उचित मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। तो लड़कियों को ही केवल उचित मार्गदर्शन की आवश्यकता नहीं होती, एक सही डायरेक्शन नहीं, लड़कियां हो या लड़के हो सभी को एक सही डायरेक्शन की आवश्यकता होती है। तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा, यहाँ पर ये भी ऑप्शन नहीं होगा। दर्शाना कि किस प्रकार लड़कियां जो परिवार और समाज पर बोझ हैं, तो ये भी ऑप्शन हमारा करेक्ट नहीं होगा, क्योंकि कोई भी किसी पर बोझ नहीं है। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन सही है कि यह दर्शाना कि नारी शक्ति या बालिका शक्ति किस प्रकार गतिशील है और समाज में जो है समानता और किसको सशक्तिकरण को प्रदर्शित, वो जो है चैप्टर में अनीता ने क्या प्रदर्शित किया है, समानता और सशक्तिकरण को प्रदर्शित किया है। तो इसका मेन उद्देश्य जो है यही है, सेकेंड ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट होता है। नेक्स्ट 78 देखिए किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ आप लोगों को चीज़ें समझ में आ जाए। एक बार पढ़ लें तो वो चीज़ ना भूलें, अगर वो आपका क्वेश्चन आ जाता है मतलब कि नेक्स्ट एग्जाम में। तो मैं बहुत कोशिश करती हूँ। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हिट लाइक बटन एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। प्लीज़ कीप सपोर्ट, क्योंकि अगर आप लोग सपोर्ट करते रहेंगे तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा मेरी कोशिश रहेगी कि आप लोगों को कॉन्टेंट अच्छे से प्रोवाइड कर सकूँ। जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर सकते हैं, ताकि लोग जो है लोगों तक ये क्लासेस पहुँच सके और लोग जो है प्रैक्टिस कर सके, स्पेशली जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, अपने से खुद से तैयारी कर रहे हैं, ताकि उनको एक हेल्प मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कक्षा 4 के अध्याय, फिर जो है क्लास 4 का टॉपिक जो है दुनिया मेरे घर आंगन नामक एक अक्षय के बारे में है, जो बताता है कि कि कैसे उसकी दादी उसे अनिल के घर कुछ भी खाने पीने को मना करती है। दुनिया मेरे घर में,
ये चैप्टर का नाम है। उसमें जो है उसकी दादी अक्षय को बताती है कि किसी के घर नहीं खाना है, किस लिए मना करती है। इस कहानी से बच्चों को कौन सी महत्वपूर्ण शिक्षा मिलती है? हमारे समाज में समानता और सामंजस्य का अस्तित्व नहीं, ये नहीं है। समाज में असमानताएं तो है ही, मतलब कि समाज में जो है आप देख ही सकते हैं सब एक दूसरे से कितना भेदभाव करते हैं। तो कहीं ना कहीं जो है जातिवाद भी इसका कारण है। जाति भेदभाव और अस्पृश्यता का अस्तित्व, कहीं ना कहीं सही बात है। सांप्रदायिकता का अस्तित्व नहीं होगा। धार्मिक भेदभाव का अस्तित्व, यहाँ पे जो एग्जैक्ट करेक्ट आंसर बचता है ये तो हो सकता है, लेकिन करेक्ट जो ऑप्शन यहाँ पे बैठ रहा है फिट, वो जाति भेदभाव और अस्पृश्यता का जो अस्तित्व है उसके बाद। तो यहाँ पे जो करेक्ट हमारा ऑप्शन होगा वो सेकंड ऑप्शन जो है यहाँ पे, कि उसकी दादी क्यों नहीं खाने देती है, क्योंकि जाति भेदभाव के कारण, अस्पृश्यता मतलब ऊंच और नीच जाति के कारण जो है उसको जो है आगे नहीं जाने देती, उसके घर उसके खाने पीने से मना करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ तो देखिए, एक मिनट। निम्नलिखित में से कौन सा कथन ईवीएस में सहपाठी आकलन को परिभाषित करता है? सहपाठी आकलन, ठीक है, मतलब एक साथ पढ़ने को कौन सा जो है आकलन परिभाषित करता है? मतलब जिसमें कि बच्चे अपने पीयर ग्रुप का जो है आकलन करते हैं एक दूसरे से। जैसे हमने स्कूल में क्लास में जब टीचर बोल देती कि आप अपने जो अपने साथी बैठा हुआ उससे पूछो, और वो आपसे पूछता था, तो ये भी एक आकलन होता है। तो ये क्या कहलाता है? सहपाठी आकलन। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है सहपाठी आकलन को जो है परिभाषित करता है? यह शिक्षा एवं ज्ञानवर्धन, ठीक है, पर विद्यार्थी स्वयं के आकलन पर केंद्रित होता है। नहीं, स्वयं का आकलन नहीं, यह विद्यार्थी के कार्य करते समय उस पर केंद्रित होता है। विद्यार्थी पर केंद्रित होता है जब दूसरे विद्यार्थी का आकलन जोड़े और समूह में कर रहे हैं। बिल्कुल, ये विद्यार्थियों पर ही केंद्रित होता है, जो कि एक विद्यार्थी दूसरे विद्यार्थी का आकलन कर रहा होता है और दूसरा विद्यार्थी मतलब आपस में एक दूसरे का आकलन कर रहे होते हैं। तो थर्ड ऑप्शन जो है करेक्ट है, विद्यार्थी के समूह में शिक्षा प्रगति पर केंद्रित होता है। नहीं, तो यहाँ पर जो ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा वो थर्ड की विद्यार्थी पर केंद्रित होता है, जब वह दूसरे विद्यार्थियों का आकलन जोड़े में या समूह में कर रहे हो तो सहपाठी आकलन कहलाता है। ठीक है, ऑप्शन थर्ड जो है यहाँ पे करेक्ट है। उम्मीद करती हूँ कि ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं। अपना स्कोर जरूर बताइएगा, क्योंकि अगर आप लोग ऐसे करते हैं तो पता चलता है कि आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। कक्षा थर्ड के अध्याय हम चीज़ कैसे बनाते हैं में दीपावली की कहानी किस पर केंद्रित है? शारीरिक श्रम की मर्यादा की अवधारणा पर, समान कार्य के लिए समान पारिश्रमिक वेतन की अवधारणा पर, या घरेलू कामकाज में लिंग संबंधी भेदभाव की अवधारणा पर, या व्यवसाय की अवधारणा पर? तो आप लोगों को बता दूं, जो दीपावली की कहानी है वो किस पर केंद्रित है? घरेलू कामकाज में लिंग संबंधी भेदभाव की अवधारणा पर जो है क्लास थर्ड की हम चीज़ें कैसे बनाते हैं उसमें टॉपिक में यही बताया गया कि घरेलू कामकाज में जो लिंग संबंधी किस प्रकार से भेदभाव होता है। तो यहाँ पर जो करेक्ट हमारा जो ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा? वो होगा थर्ड। नेक्स्ट देखते हैं। मौखिक इतिहास समाज के विशिष्ट, मौखिक इतिहास जो है समाज के विशिष्ट समूहों के अनुभवों समन्वय करने का महत्वपूर्ण साधन है। इस संदर्भ में इंगित कीजिए कि कौन सा कथन इसके उपयोग में सबसे अच्छी तरह से दर्शाता है। मौखिक इतिहास समाज के विशिष्ट समूहों के अनुभवों में समन्वय करने का एक महत्वपूर्ण साधन है। ठीक है, शिक्षक छात्रों को भारत की स्वतंत्रता से संबंधित ऐतिहासिक तथ्यों को मौखिक रूप से याद करना तो होगा ही नहीं, ये ऑप्शन वैसे ही गलत हो जाएगा। शिक्षक छात्रों से भारत के इतिहास में मौखिक प्रस्तुतिकरण करने को, ये भी नहीं करेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, ये देखिए यहाँ पर जो है याद करने की बात की जा रही है। ठीक है, और यहाँ पे जो है एक मौखिक शिक्षक छात्रों से भारत के इतिहास का मौखिक प्रस्तुतिकरण करने को कहते हैं। शिक्षक अपने छात्रों को उनके दादा दादी, इसमें जो हमें बेस्ट ऑप्शन ढूंढना होता है। इस संदर्भ में इंगित कीजिए कि कौन सा कथन सबसे उपयोग को सबसे अच्छी तरह से दर्शाता है। और क्या है? मौखिक इतिहास समाज के विशिष्ट समूहों के अनुभवों का समन्वय करने का एक महत्वपूर्ण साधन है। ठीक है, तो इस ऑप्शन को जो इसमें से ऑप्शन है उसके लिए बेस्ट ऑप्शन कौन सा हो सकता है? तो शिक्षक अपने छात्रों से उसके दादा दादी नाना नानी से स्वतंत्रता संग्राम के अनुभवों को एकत्र करने को कहेंगे। इससे क्या बच्चा होगा? रियल चीज़ें सीखेगा, जो कहानी के रूप में उन्हें पता चलेगा तो उसे समझ आएगा। शिक्षक छात्रों के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानियों के नामों की सूची मौखिक रूप से प्रस्तुत करने को, ये तो कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे थर्ड ऑप्शन जो है करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 82 में क्या कहा गया है? एक मिनट, हाँ देखिए, पेन ले लेते हैं। किस स्थान को समझने के लिए बच्चों को मानचित्र बनाने की कला का ज्ञान आवश्यक है? मतलब स्थान विशेष को अगर समझाना है तो बच्चों को मानचित्र बनाने की कला का जो है एक ज्ञान होना चाहिए। प्रस्तुत वाक्य में से कौन सा मानचित्र के बारे में सही है? मानचित्र सदैव यह मानकर बनाया जाता है कि व्यक्ति किसी स्थान को जमीन से देख रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है।
वस्तुओं, दीवारों, सड़कों आदि के लिए हम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। बिल्कुल, कोई वस्तु हो या दीवार हो, सड़क हो, इन सब के लिए एक प्रतीक चिन्ह बना होता है। तो ये बात तो कहीं ना कहीं सही है। हम वास्तविक दूरी नाप कर उन्हीं को दर्शाते हैं। वास्तविक दूरी नहीं, हम काल्पनिक दूरी एक तरह बनाते हैं, ठीक है, ताकि वास्तविक वो लगे। जैसे 100 सेंटीमीटर है तो 100 सेंटीमीटर को हम दर्शाने के लिए जो है क्या करते हैं, जैसे 1 मीटर हम ये दिखाते हैं 1 मीटर कितने के बराबर हो गया, 100 सेंटीमीटर के बराबर। तो इस तरीके से जो हम उसको छोटे पैमाने के रूप में जो है लेते हैं और मैप पर उसे दिखाते हैं, क्योंकि कागज़ पर हमें दिखाना पड़ता है, ठीक है। तो ये भी नहीं सही हो। मानचित्र में उत्तर दिशा सदैव ऊपर के हाशिए पर होता है, बिल्कुल सही। तो बी और डी ऑप्शन सही है। यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं ए सी, ये तो करेक्ट नहीं होगा। अब यहाँ पे देखिए सेकंड ऑप्शन ही मिल गया हमें, बी और डी। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन जो है करेक्ट है, आगे के ऑप्शन देखने की जरूरत ही नहीं है। 83 देखते हैं, 83 में क्या है क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा साधन जल के अभाव, देखिए कौन सा ऐसा साधन है जो जल के अभाव या इसका किसी क्षेत्र पर पड़ने वाले प्रभाव की चर्चा का सर्वोत्तम माध्यम है। तो पहला ऑप्शन है पाठ्य पुस्तकें, श्रव्य साधन, विश्वकोश या समाचार पत्र की रिपोर्ट। देखिए जल के अभाव और इसका किसी क्षेत्र पर पड़ने वाले प्रभाव की चर्चा के लिए सर्वोत्तम जो उदाहरण है वो समाचार पत्र ही करेगा, क्योंकि उसी से हमें एक एक्चुअल रिपोर्ट का पता चलेगा। तो समाचार पत्र की जो रिपोर्ट होगी वो एक जो है सर्वोत्तम साधन माना जाएगा। ऑप्शन 4 जो है यहाँ पर करेक्ट है। 84 का देखते हैं, 84 में क्या कहा गया है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग प्रैक्टिस ऐसे ही कर रहे होंगे। विद्यार्थियों के ईवीएस सीखने के संदर्भ में निम्नलिखित से कौन सा कथन सही है। अगर विद्यार्थियों को ईवीएस सिखाना तो उसके संदर्भ में कौन सा कथन सही है। विद्यार्थी रिक्त पात्र अथवा कोरे कागज की भांति होते हैं, जिनकी जानकारी व ज्ञान से भरना होता है, ठीक है, जो एक विद्यालय ही दे सकता है। ऐसी बात नहीं कि विद्यालय बस दे सकता है। सभी विद्यार्थी एक समान होते हैं, बिल्कुल नहीं। सीखते समय उनकी प्रतिक्रिया एक जैसी होती है, ये तो पूरा ही गलत है। सभी विद्यार्थी एक जैसे नहीं होते। सभी विद्यार्थियों में जो व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाती है और सबकी सीखने की प्रतिक्रिया भी अलग अलग होती है। दोनों ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। विद्यार्थी रैखिक रूप से सीखते हैं, अतः नया ज्ञान पिछले ज्ञान तत्व जानकारी से ही प्राप्त होता है। विद्यार्थियों के सीखने का तरीका जो है सर्पिल पेचदार होता है। प्रत्येक बच्चा अद्वितीय होता है, सही बात। वह परिस्थितियों से सीखना व प्रतिक्रिया अपने ढंग से देता है। आपको मैं बता दूं कि जो विद्यार्थी होते हैं सभी व्यक्तिगत विद्यार्थियों में जो है व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाती है। सभी विद्यार्थियों का सीखने का अलग अलग ढंग होता है। वो अपनी परिस्थितियों से सीखते हैं और उनकी प्रतिक्रिया उसी ढंग से जो है देते हैं। तो ऑप्शन 4 जो है करेक्ट ऑप्शन होगा और बाकी 3 तो होंगे ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विद्यार्थियों के सीखने का मूल्यांकन करने के लिए फाइल पोर्टफोलियो का एक उपकरण है। निम्न में से कौन सा वाक्य पोर्टफोलियो को सर्वाधिक उपयुक्त तरीके से परिभाषित करता है। विद्यार्थियों के विषय में जानकारी उनके स्वाभाविक परिवेश में एकत्र होती है। इसका आधार पढ़ाने की क्रिया से शिक्षक का अवलोकन हो सकता है। इसमें एक निश्चित समय में एकत्र और विश्लेषित किए गए आंकड़े होते हैं। व्यवस्थित ढंग से विशेष व्यवहार को अंकित करना और विशिष्ट पहलू पर ध्यान केंद्रित हो सके। एक निश्चित समय में विद्यार्थियों के कार्यों को एकत्र करना। देखो पोर्टफोलियो की बात की गई है, तो एक निश्चित समय में विद्यार्थियों के कार्यों को आपको क्या करना होगा, एकत्र करना होगा। अधिकतर दिन प्रतिदिन के कार्य विद्यार्थियों को सर्वोत्तम कार्यों को चुन लेना, ठीक है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन हमारा जो है 4 करेक्ट होगा, क्योंकि पोर्टफोलियो की बात की जा रही है। नेक्स्ट 86 में देखते हैं क्या है। कक्षा में विरोध की परिस्थिति अक्सर उजागर होती है, ठीक है। जब कोई छात्र किसी सामाजिक सांस्कृतिक विषय पर चर्चा प्रारंभ करता है तब एक शिक्षक के रूप में आपकी क्या प्रतिक्रिया रही। आप छात्र से कहेंगे कि ध्यान भंग न करें। देखो कभी भी आप जो है अपने बच्चों को ये नहीं कहेंगे, अपने स्टूडेंट को ये नहीं कहेंगे कि तुम चुप हो जाओ, मेरा ध्यान भंग मत करो, अध्ययन के विषय पर ही ध्यान केंद्रित करो, ऐसा नहीं। तो बच्चा सीखेगा कैसे। तो ये ऑप्शन तो एलिमिनेट। छात्र से कहेंगे कि वो कक्षा के उपरांत आपसे इस विषय पर चर्चा करें, ऐसा तो बिल्कुल नहीं करना है कि आप मेरे से बाद में इस विषय पर जो है बातचीत करना। छात्र से कहेंगे कि वो अपने माता पिता से पूछे, विद्यालयों में इस विषय को न उठाएं, तो ये भी गलत है। बच्चा जो पूछे उसको संतुष्ट करना ही आपकी, उसकी क्यूरियोसिटी को शांत करना ही आपका कर्तव्य है, और उसको पॉजिटिव वे में। छात्र से कहेंगे कि अपने अनुभव साझा करें, कक्षा में इस विषय को संबोधन करें। बिल्कुल बच्चे का इस टॉपिक पर क्या अनुभव है, उसके क्या विचार हैं, वो कहने को जो है, ताकि वो जो है खुले प्रकार से स्वतंत्र रूप से अपने विचार को प्रकट कर सके। तो यहाँ पे जो है बच्चे को इन्वॉल्व करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। 4th ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या है इसमें। एक अध्यापिका की इच्छा है कि उसके छात्रों में वनस्पतियों के बारे में समझ व ज्ञान विकसित हो।
इसके लिए उसे निम्न में से क्या करना चाहिए? वह छात्रों से पौधों के नाम कंठ देखो याद करना ये तो गलत ही होगा, ठीक है। कभी भी पेडागोजी को याद रखना कि कभी भी किसी भी छात्र को याद नहीं करवाना है, बस उसे लिखवाना नहीं है, उसे सुनने के लिए नहीं करना है, इस तरीके का जो है उसे कहना ही नहीं है। इस तरीके से आप लोगों को जो है बच्चे के साथ बर्ताव ही नहीं होना चाहिए। बच्चे को जितना एक्टिवेट मतलब बच्चे को जितना एक्टिव रख सके, बच्चे जितना आप लोगों के साथ जो है क्या करें आपकी क्रिया में मतलब अपनी प्रतिक्रिया दे, जो भी है बच्चा इन्वॉल्व करना है उसको। छात्रों से कहें कि वो विभिन्न प्रकार के पौधों के बारे में अपने माता पिता से पूछे नहीं। छात्रों को अपने साथ विद्यालय के बगीचे में चलने को कहेंगे और वहाँ पर सभी प्रकार के पौधों की पहचान करने को कहेंगे। ये देखो एक रियल उनके लिए एक्सपीरियंस होगा, उसको बगीचे में ले जाएं, उसे बताएं कि कौन कौन सा पौधा है और बच्चे से भी पूछें तो ये उसके लिए जो है करेक्ट होगा, अगर आपको वनस्पति के बारे में उसकी समझ और ज्ञान को बढ़ाना है तो, ठीक है। उम्मीद करती हूँ कि चीज़ें क्लियर हो रही होंगी, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। मेरी पूरी कोशिश रहती है कि समझ में आए, और अगर चैनल पे नए हैं, प्रैक्टिस करना चाहते हैं इस तरीके से तो जुड़ जाइए, क्योंकि यहाँ पे कोई कॉस्ट नहीं है, बस ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कक्षा 3 के छात्रों को संचार के माध्यम से विषय पढ़ाते समय फराह अपने छात्रों में अन्वेषण को प्रोत्साहित करने के लिए निम्न में से कौन सी नीति का उपयोग करेगी? छात्रों से कहेंगे कि वे संचार के माध्यमों के चित्र एकत्र करें और उन्हें वर्गीकृत करें। बिल्कुल, ये भी कहीं ना कहीं सही बात है। संचार के माध्यमों पर एक वीडियो दिखाएंगे? नहीं। छात्रों से कहेंगे कि वे संचार के माध्यम से अपने अनुभव बताएं और उन पर जो है क्या करें, अनुभव बताएं और उन पर चर्चा करें। संचार के माध्यम से एक पावर पॉइंट की प्रस्तुतिकरण करेंगे। तो इसमें से जो हमारा ए जो है संचार के माध्यम से चित्र एकत्र करें, उन्हें वर्गीकृत करें जिससे उनकी नॉलेज बढ़े। छात्रों से कहेंगे कि वे संचार के माध्यम से अपने अनुभवों को बताएं। इसमें बच्चा क्या है, खुद जो है बोलेगा, अपने अनुभव बताएगा तो वो ज़्यादा सीखेगा, उन पर चर्चा करें। तो ए और सी करेक्ट है, तो ऑप्शन देखते हैं। ए और डी होगा, ये नहीं होगा। ए बी ये भी नहीं होगा। ए और सी थर्ड ऑप्शन जो है यहाँ पे करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट हमें देखने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि केवल ए है। 89 में देखते हैं क्या बोला गया है। कक्षा 3 के अध्याय ऊंची उड़ान क्लास 3 की बुक में ऊंची उड़ान में पक्षियों के विषय में चर्चा करते हुए शिक्षक टीना छात्रों से कहती है, शिक्षक जो है टीना छात्रों से कहती है कि वे अपने आसपास की पक्षियों व उनकी विशेषताओं का अवलोकन करें। और क्रियाकलाप का लक्ष्य क्या है? इस क्रियाकलाप का लक्ष्य छात्रों में पक्षियों से संबंधित जानकारी का आधार विकसित करना नहीं, छात्रों में पक्षियों के बारे में ज्ञान का आभार विकसित करना नहीं, छात्रों में पक्षियों के प्रति रुचि विकसित करना। बिल्कुल, छात्रों में पक्षियों के बारे में वैज्ञानिक समझ, ऐसा कुछ नहीं है। वो इसलिए ऐसा करे कि बच्चे जो है ज़्यादा से ज़्यादा पक्षियों के बारे में जानने में इंटरेस्ट लें, ठीक है। क्लास 3 की बच्चे हैं तो उनको पक्षियों के बारे में बताना ताकि वो पक्षियों के बारे में जो इंटरेस्ट लें। तो यहाँ क्या है? थर्ड, ठीक है। 1 मिनट, थर्ड करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं, देखते हैं 90 में क्या कहा गया है। सीमा जो है, 1 मिनट पेन ले लेते हैं। सीमा एक ईवीएस अध्यापिका छात्रों को अपने आसपास की वस्तुओं को संग्रहित करने के लिए कहती है। उन वस्तुओं जैसे धातु, पेन, स्टील की चम्मच, प्लास्टिक की चम्मच आदि पानी की बाल्टी में डालकर देखें कि वे तैरती हैं या डूबती हैं। छात्रों से पूछा कि स्टील की चम्मच क्यों डूबी, प्लास्टिक की चम्मच क्यों तैरती है। एक प्रैक्टिकल करके जो है अध्यापिका बच्चों को समझा रही है कि इसका क्या कारण है। वे छात्रों को घनत्व के बारे में बताना आवश्यक नहीं समझती, क्योंकि वे घनत्व का प्रत्यय याद नहीं रख पाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। वे घनत्व की वैकल्पिक अवधारणा बना लेंगे। वे घनत्व उच्च कक्षाओं में पढ़ेंगे। वे घनत्व को समझने के लिए उससे संबंधित क्रियाकलाप नहीं कर सकते। तो कहीं ना कहीं ये भी सही बात है, ये भी। अब यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा हमारा सेकंड ऑप्शन, वो घनत्व के बारे में जो है एक अवधारणा बना लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो सेकंड ऑप्शन है वो करेक्ट होगा कि वो घनत्व के बारे में अगर वो क्यों नहीं समझती कि उसको पता होना चाहिए, क्योंकि उसके बारे में जो वो एक अपनी अवधारणा बना लेंगे कि ऐसा होगा। तो ये नहीं, वो इसलिए उसने जो है आवश्यक नहीं समझा। याद नहीं रख पाएंगे, ये सब कुछ नहीं होगा। घनत्व उच्च कक्षाओं में पढ़ेंगे, ऐसा उसका मोटिव नहीं होता। उसका यही मोटिव होता है कि वो उसके बारे में जो अपनी एक घनत्व के बारे में जो है कि एक अवधारणा बना लेंगे, जो कि सही नहीं है। तो यहाँ पे जो है हमारा क्या पूरा 90 तक मतलब कि ईवीएस पूरा कंप्लीट हो चुका है। इसका जो 29 दिसंबर का पेपर था, इसका कल सीडीपी जो है कंप्लीट हो जाएगा। तो आप लोग जो है इस तरीके से प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो जुड़ जाइए। मैं बार बार बोल रही हूँ क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा अब जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक कोई फ़ायदा नहीं होगा। ऑल द बेस्ट।